सीएम योगी का काशी में मेगा दौरा, बीएचयू से देंगे विकास का नया संदेश। दौरे के दूसरे दिन एक्शन में सीएम योगी विज्ञान भारती अधिवेशन में करेंगे बड़ा संबोधन। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा कानून व्यवस्था से बदली यूपी की छवि। काशी से योगी का बड़ा राजनीतिक संदेश। उत्तराखंड के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, एयरपोर्ट पर राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने किया स्वागत। पुलिस और प्रशासन ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे, देहरादून बीजेपी कार्यालय में योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी आयोजित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। रुड़की में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का बड़ा ऐलान, बीजेपी से गठबंधन नहीं तो अपने दम पर लड़ेगी चुनाव। जनसंपर्क अभियान चलाकर संगठन का कर रही विस्तार। पिथौरागढ़ में कांग्रेस से बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर खोला मोर्चा, जिलाधिकारी कार्यालय पर की जमकर नारेबाजी। अव्यवस्थाओं की जल्द दुरुस्त करने की मांग। उत्तराखंड के महान निशानेबाज जसपाल राणा का निधन, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने जताया शोक। खेल जगत में दिए योगदान को किया याद। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में भीषण हादसा, यात्रियों के वाहन पर गिरा पहाड़ी से बोल्डर, चालक समेत 2 की मौत, 3 यात्री घायल। नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां सीएम योगी के वाराणसी दौरे का दूसरा दिन। बता दें कि वाराणसी दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीएचयू पहुंचेंगे। यहां वह नेशनल इंजीनियरिंग सेंटर का निरीक्षण करेंगे और विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और आकाशीय बिजली से जनहानि हुई। बता दें कि पशु हानि और आर्थिक नुकसान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। उन्होंने अधिकारियों को सीधे निर्देश दिए हैं कि प्रभावित परिवारों को 24 घंटे के भीतर राहत राशि और मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में जाकर हालत का जायजा लेने के लिए कहा गया है। इधर लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ठंडी हवाओं से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने कई जिलों में तेज हवाओं, गरज, चमक और बारिश का अलर्ट जारी किया है। लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की गई है। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां आगरा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। बता दें कि वह सांसद रामजी लाल सुमन के आवास जाकर उनके नाते के निधन पर शोक व्यक्त करेंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें तो विभिन्न कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पद्मश्री सम्मानित और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त निशानेबाज जसपाल राणा के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जसपाल राणा ने अपनी असाधारण प्रतिभा, कड़ी मेहनत और उपलब्धियों से उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम विश्व स्तर पर रोशन किया। दिवंगत जसपाल राणा को निशानेबाजी के क्षेत्र में दिए योगदान के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कई युवा खिलाड़ियों को खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित कर मार्गदर्शन दिया। निशानेबाज जसपाल राणा का निधन खेल जगत, उत्तराखंड और देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और शोकाकुल परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति दे। एक बहुत दुखद समाचार हम लोगों को आज प्राप्त हुआ है। आज प्रातःकाल पद्मश्री और अंतर्राष्ट्रीय शूटर अनेक कीर्तिमान जिनके नाम थे, जिन्होंने देवभूमि समेत पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, भारत के तिरंगे को लहराने का काम किया। अनेक खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देकर, शिक्षण देकर आगे बढ़ाने का काम किया। आज उनका दुखद
प्रातःकाल अस्पताल में देहांत हो गया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे और बहुत कम आयु में 49 साल की आयु में ही वो हमारे बीच से चले गए। सच में परिवार के लिए बहुत कष्टकारी है। भगवान के सभी पारिवारिक जनों को, उनके शुभचिंतकों को, प्रशंसकों को ऐसे समय में शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंची। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, मुख्य सचिव आनंद वर्धन और पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13 जून को इंडियन मिलिट्री अकादमी की पासिंग आउट परेड की सलामी लेंगी। वहीं राष्ट्रपति के काफिले के देहरादून की सड़कों से गुजरने के दौरान पुलिस और सुरक्षा बल के जवान तैनात रहे। पुलिस, एसपीजी, खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा इकाइयों ने संयुक्त रूप से सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाली। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सशक्त उत्तराखंड और सीमांत क्षेत्रों के समग्र विकास के विजन को साकार करने की दिशा में चंपावत को ऊर्जा की सौगात मिली है। लोहाघाट के मेलकुना डेस्ली में बने पीटीसीयूएल उपकेंद्र को सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदर्श चंपावत और सशक्त उत्तराखंड के विजन के तहत इस परियोजना से हजारों उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा पिथौरागढ़ से लोहाघाट तक विद्युत आपूर्ति स्थानांतरण का काम भी पूरा हो गया है। नए उपकेंद्र के शुरू होने से चंपावत, लोहाघाट, पाटी, देवीधुरा और बाराकोट समेत आसपास के क्षेत्रों में लो वोल्टेज और अघोषित बिजली कटौती की समस्या में बड़ी राहत मिलेगी। यूपीसीएल के अधिशासी अभियंता विजय सरकारिया ने बताया कि उपभोक्ताओं को बेहतर वोल्टेज और अधिक स्थिर बिजली आपूर्ति मिलेगी। घरेलू उपभोक्ताओं के साथ साथ व्यापारिक प्रतिष्ठानों और सरकारी संस्थानों को भी इससे फायदा मिलेगा। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां देहरादून के बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर मीडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री खजान दास और प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार कार्यक्रम में मुख्य तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर केंद्र सरकार की योजनाओं और लाभार्थियों पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी ने 12 वर्षों में देश को नई पहचान दिलाई है। भारत आज वैश्विक मंच पर आत्मविश्वास के साथ खड़ा है। मोदी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर उज्ज्वला, आयुष्मान, जनधन, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत जैसी योजनाओं से लाभान्वित किया है। सीएम धामी ने उत्तराखंड में चल रही विकास योजनाओं, 4 धाम यात्रा और पर्यटन के विस्तार की भी जानकारी दी। मोदी जी की अध्यक्षता में एक गवर्निंग काउंसिल है जो पूरे देश भर के सभी राज्य उसमें प्रतिनिधित्व को अपना करते हैं, अपनी बात करते हैं। हमारे राज्य उत्तराखंड की बात उसमें हुई है। एक बड़ा दस्तावेज जो उत्तराखंड की जरूरतों के मुताबिक, यहाँ की चुनौतियों के मुताबिक हमारा उसको हमने भी वहाँ प्रस्तुत किया है। इसमें ग्लोबल वार्मिंग से लेकर हमारे राज्य के अंदर जो तमाम प्रकार की जो हमारी चुनौतियां हैं, मौसम से संबंधित, हिमालय राज्यों की जो अपनी चुनौतियां हैं, इसका एक अलग प्रकार से नियोजन होना चाहिए। वहीं पिथौरागढ़ में चलमराती स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कांग्रेस ने जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश पंत ने कहा कि जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में लंबे समय से रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में बेड की कमी होने के साथ ही साफ सफाई और खान पान की व्यवस्था भी बद से बदतर है। उन्होंने कहा कि बेस अस्पताल को मेडिकल कॉलेज से जोड़ने के बावजूद अब तक पर्याप्त चिकित्सक और स्टाफ की तैनाती नहीं हुई है। वहीं कांग्रेस ने सरकार से शीघ्र चिकित्सकों की तैनाती की मांग की है। पहले भी एक बार ज्ञापन दिया था और उससे पहले हमने मुख्यमंत्री का भी घेराव किया था, जिसमें हमारा सीधा कहना था कि पिथौरागढ़ जिले की स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल चरमराई है। आज तमाम अखबार जो हैं उनमें खबरें हैं कि किस तरह से जिला चिकित्सालय एक तरीके से वहाँ पे ना रेडियोलॉजिस्ट है, वहाँ पे छुट्टी में है, आपके हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं है और भी कई डॉक्टर्स वहाँ पे नहीं है। और
वहीं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 की सरगर्मियों के बीच रुड़की में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन के जरिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। केंद्रीय मंत्री और आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले ने कहा कि अगर भाजपा गठबंधन के तहत 3 से 4 विधानसभा सीटें देती है तो पार्टी भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन नहीं होने की स्थिति में आरपीआई 10 से 12 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। रामदास अठावले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यों की सराहना की। कार्यकर्ताओं से उन्होंने बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने का आह्वान किया। वहीं आरपीआई के प्रदेश अध्यक्ष सेठपाल सिंह ने कहा कि जनसंपर्क अभियान चलाकर संगठन का विस्तार किया जा रहा है। कार्यक्रम में रहीमपुर के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हसीब आलम ने अपने समर्थकों के साथ आरपीआई की सदस्यता ग्रहण की। रिपब्लिकन पार्टी का मिशन है कि भाई सभी जाति धर्म के लोगों को पार्टी में लाना है। खाली दलितों को भी पार्टी में लाने से मतलब राजनीति में सफलता नहीं मिलती है। तो जब तक एक जाति का या एक समूह का जो राजनीति होती है, इस राजनीति में, इस लोकतंत्र में उतना फायदा होता नहीं है। इसलिए सभी लोगों को साथ में लेकर आगे बढ़ेंगे तो चुनाव में सफलता मिलती है। हमारी पार्टी धीरे धीरे बढ़ रही है उत्तराखंड में, और इस समय जो 2027 के चुनाव हुआ तो सोचिए पार्टी की 15-16 सीटों पर चुनाव लड़े जाए। और हम रिलायंस में भी जैसे गठबंधन में 2-3 सीट की मांग बीजेपी से करेंगे। जैसे मंत्री जी ने कहा कि एक शक्ति प्रदर्शन होगा देहरादून में, उसके अनुसार अगर अच्छा प्रदर्शन है तो हम बीजेपी 2-3 सीट दे सकती है। वहीं पिथौरागढ़ में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित हुआ। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कार्यक्रम में सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि बीते सालों में देश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया गया है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने स्पोर्ट्स कॉलेज स्टेडियम के पास बनने वाली सड़क का शिलान्यास भी किया। खिलाड़ियों से संवाद कर उन्होंने खेलों को बेहतर भविष्य और करियर का सशक्त माध्यम बताया। इससे पहले रेखा आर्या ने श्री महादेव धारा और हुडकन्ना मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान में भाग लेकर श्रमदान किया। वहीं रुड़की के मंगलौर नगर पालिका परिषद की पुरानी बिल्डिंग में लोक समस्या निवारण शिविर हुआ। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष फरजाना बेगम शिविर में मुख्य तौर पर मौजूद रही। क्षेत्रवासियों ने उन्हें पेयजल, सड़क, बिजली, साफ सफाई समेत अन्य समस्याओं से अवगत कराया। वहीं फरजाना बेगम ने संबंधित अधिकारियों को जल्द समस्या के समाधान के निर्देश दिए। शिविर में कई विभागों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की गैर हाजिरी पर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं आयोग के प्रदेश अध्यक्ष अनीस गौड़ ने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। ऐसे शिविरों से जनता और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित हो रहा है। हम सबके बीच में जा रहे हैं, जनता की परेशानियां हैं उसको सुन रहे हैं, उसका निवारण कर रहे हैं। तो आज जो परेशानियां आई है वो 4 ही लोगों की परेशानी ज्यादा नहीं है, उनका निवारण किया है। अधिकारी सारे बुलाए थे अपने विभाग के, 17 अधिकारी हमारे आए हैं। बाकी उनके सामने बात रखी है। हमारी धामी सरकार लगातार लोगों के साथ काम कर रही है, जिसमें 22 विभाग उन्होंने आमंत्रित किए। उन विभागों से संबंधित जो जनता की समस्या है उनको सुना और तत्काल उनके निराकरण के लिए उन्होंने मौखिक आदेश भी दिए और लिखित भी उन्होंने आदेश दिए हैं। वहीं नैनीताल के कैची धाम में 15 जून को आयोजित होने वाले स्थापना दिवस मेले की तैयारियां अंतिम चरण में है। वहीं कैची धाम के स्थापना दिवस मेले को लेकर पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है। वहीं पुलिस के अनुसार किसी भी श्रद्धालु को निजी वाहन लेकर सीधे कैची धाम तक जाने की अनुमति नहीं होगी। वहीं मेले में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए 13 जून से 16 जून तक भारी मालवाहक वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि दूध, गैस, पेट्रोलियम पदार्थ और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों के आने जाने की अनुमति रहेगी। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष पार्किंग और शटल सेवा की व्यवस्था की गई है। पुलिस ने व्यापक ट्रैफिक और सुरक्षा योजना लागू की है। वहीं विभिन्न स्थानों पर अस्थायी पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, जहां से लगातार शटल सेवाओं का संचालन किया जाएगा। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था में सीएपीएफ, एसएसबी, एटीएस, बीडीएस और एसडीआरएफ की टीमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
पुलिस ने श्रद्धालुओं से ट्रैफिक प्लान का पालन करने और निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग करने की अपील की है। कोई मलबा वलबा कुछ नहीं रहना चाहिए। जो बाबा श्री नीम करौली महाराज जी का बर्थडे के पर्व पर तो एक मेला आयोजन किया जाता है, वहां पर पर्व मनाया जाता है, तो विगत कई वर्षों से बहुत भारी स्वरूप ले चुका है। इसको लेकर हमारा जॉइंट पुलिस और प्रशासन का जो है विभिन्न बैठकें हो चुका है। मैंने और डीएम साहब ने मिलके और संयुक्त बैठक मौका मायना सब हो चुका है। आईजी महोदया और हमारा कमिश्नर साहब का मौका मायना हो चुका है। डीजीपी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब और मुख्यमंत्री महोदय के अध्यक्षता में इसका मीटिंगें हो चुका है, वीसी हो चुका है। एक समग्र व्यवस्था प्लान जो है, इंटीग्रेटेड प्लान वहां पर हमने तैयार किया है। वहीं कैची धाम मंदिर का स्थापना दिवस 15 जून को मनाया जा रहा है। इस मौके पर आयोजित होने वाले मेले को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। वहीं मेले में देश विदेश से उमड़ने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को लेकर चिकित्सा व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं श्रद्धालुओं को तत्काल स्वास्थ्य लाभ देने के लिए 14 से 16 जून तक 5 विशेष टीमें मंदिर परिसर में ही तैनात रहेंगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि मौके पर 3 एम्बुलेंस और एक 108 आपातकालीन सेवा वाहन 24 घंटे तैनात रहेगी। टीम डॉक्टरों की बता दें कि वहीं डॉक्टर्स की टीमों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को शामिल किया गया है। हमने 14 तारीख से लेकर 16 तारीख तक 14, 15, 16 को लगातार 24/7 स्वास्थ्य टीम तैनात रहेगी। वहीं पे स्टेशन बनाया गया है, वहीं पे सारे इंजेक्शन और सारी दवाइयां अवेलेबल लगेगी भक्तजनों के लिए। और इसके अलावा 2 एम्बुलेंसों की व्यवस्था भी कैची धाम परिसर में की गई है। इसके अलावा एक भवाली में एम्बुलेंस तैनात रहेगी और एक 108 तैनात रहेगी, ताकि अगर किसी समय किसी भगवान न चाहे अगर कुछ हादसा होता है तो तुरंत उसको सुशीला तिवारी या बीएस अस्पताल हम मरीजों को ला सकें। वहीं पिथौरागढ़ की डीडी हाट में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में 3 दिवसीय राष्ट्रीय बाल साहित्य संगोष्ठी और सम्मान समारोह हुआ। कार्यक्रम में देश भर से आए साहित्यकारों ने बाल साहित्य के विभिन्न पहलुओं पर मंथन किया। संगोष्ठी के पहले सत्र में बाल साहित्य और सोशल मीडिया विषय पर चर्चा हुई। वक्ताओं ने बाल साहित्य के संरक्षण और नई पीढ़ी तक इसकी पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया। बता दें कि बाल साहित्य को संवेदनशील समाज निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में कवि गोष्ठी हुई, जिसमें कवियों की प्रस्तुतियों ने श्रोताओं का मन मोह लिया। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 360। नमस्कार।